सबका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर शौकत हुसैन डार। जैसे कि डियर लर्नर्स, आप जान रहे हैं कि हमारा जो कोर्स है वो है BEGE 141 और जिसका अनुमान है अंडरस्टैंडिंग प्रोज। तो अभी तक हमने स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है डायरी, जिसमें हम डायरी के बारे में पढ़ेंगे, स्पीच क्या है इसे जानने की कोशिश करेंगे, लेटर्स और ट्रेवलॉग्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा यूनिट 1 है इसमें हमने एनी फ्रैंक की जो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है वो हम करेंगे। उसके बाद जो हमारा यूनिट 2 है वो है मार्गरेट लॉरेंस माय फाइनल आर्क, ये स्पीचेस में आता है। और जो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है ये डायरी में आता है। और फिर हमने उसके बाद यूनिट 3 जो है उसमें इंदिरा गांधी को नेहरू के खतूत इंसान की तलाश, यानी कि नेहरूज लेटर्स टू इंदिरा गांधी द क्वेस्ट ऑफ अ मैन। तो उसके बाद हम यूनिट 4 पे जाएंगे जिसमें हम सफरनामा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे बिल आइटन के ट्रैवल्स बाय अ लेसर लाइन। तो स्टूडेंट्स जो है हम इससे पहले कि हम डायरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो हम लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा कुछ अधूरा रह गया था, कुछ पॉइंट्स रह गए थे। उस लेक्चर में हम बात कर रहे थे राइटर्स के बारे में। तो उस लेक्चर में हमने जानने की कोशिश की जो एक राइटर होता है उसके वो एक ही इज नॉट एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ही इज नॉट ए फाइनल अथॉरिटी व्हाटएवर ही और शी एक्सप्रेसेस। तो उसमें हमने बात की थी, शेक्सपियर की बात की थी, टेनिसन की बात की थी, जॉन डन की बात की थी, इवन नीट्शे की बात की थी। हमने ये आपको इन राइटर्स से रूबरू करवाया कि ये इतने बड़े राइटर्स रह चुके हैं तो फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं इनमें, कुछ ये फ्लॉलेस नहीं है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक राइटर होता है, क्या ये सच में एब्सोल्यूट अथॉरिटी हम इसको बोल सकते हैं? क्या इसके वर्ड्स फाइनल है? क्या इसकी जो वर्डिक्ट होती है, स्टेटमेंट इसके जो होते हैं, या इसका जो भी ये एक्सप्रेस करता है, चाहे इसके इमोशंस हो, थॉट्स हो, व्यूज हो, जिनको ये एक्सप्रेस करता है, क्या वो सच में एब्सोल्यूट होते हैं कि नहीं? हमने लास्ट लेक्चर में आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला था कि उसने एक प्ले लिखा है रिचर्ड सेकंड। उस प्ले में वी नो ऑल कि शेक्सपियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट्स एवर बोर्न इन इंग्लिश लिटरेचर। He had produced, marvelous plays like Hamlet, Othello, Macbeth, As You Like It. तो ऐसे ऐसे इसने इवन ही रोट सोनेट्स, ही इज फेमस। हमें पता है कि शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट वो बहुत फेमस है, लेकिन एज अ पोइट भी वो बहुत फेमस है। तो एक रुतबा उसका, एक जो वकार उसका जो इंग्लिश की दुनिया में है वो बहुत बहुत ही इज हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ उसने वो जो ही इज बीइंग कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो जब हम बात शेक्सपियर की करते हैं, इसने बहुत सारे इश्यूज के बारे में लिखा है। इवन इफ यू वांट टू सी what was happening during the Elizabethan era, what was happening during the 16th century, then it's being said and just read Shakespeare. अगर आप जानना चाहते हो कि चर्च की कंडीशन क्या थी, रीड शेक्सपियर। अगर आप जानना चाहते हो कि किंग्स और क्वींस जो रूल कर रहे थे इंग्लैंड पे, ब्रिटेन पे, अगर वो आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जानना चाहते हो, रीड शेक्सपियर्स प्लेज लाइक हैमलेट, किंग लियर। और अगर आप फिर सोसाइटल इश्यूज के बारे में जानना चाहते हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यू विल हैव टू रीड शेक्सपियर। एक जो राइटर होता है एक रिप्रेजेंटेटिव होता है अपनी एज का। जैसे हम बोलते हैं कि टेनिसन के बारे में इट इज बीन फेमसली सेड कि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा। तो वैसे ही 16th सेंचुरी जो इंग्लैंड की है उसका रिप्रेजेंटेटिव जो राइटर था कहा जाता है कि वो शेक्सपियर है। लेकिन क्या हमारा जो मुद्दा इस वक्त वो ये है, मुद्दा जो यहाँ पे हम जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि शेक्सपियर जैसा राइटर, एक ग्रेट राइटर लाइक शेक्सपियर, वो भी फ्लॉलेस नहीं था। उसने भी जब हम उसके प्लेस पढ़ते हैं, उसकी सोनेट्स पढ़ते हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि शेक्सपियर वाज अ रेसिस्ट, he was a cultural elitist, he believed in the theory of ethnocentrism. Although when you read Shakespeare's, जब आप शेक्सपियर को जानना चाहते हो, वो कल्चरल रिलेटिविज्म पे बिलीव करता है। कल्चरल रिलेटिविज्म यू ऑल नो कि हर एक कल्चर डिफरेंट होता है और हमने हर एक कल्चर को उस
सोशल बैकग्राउंड जो होता है उसके पस मंजर में देखना होता है, बनिस्बत कि हम एक कल्चर को दूसरे कल्चर से कंपेयर करेंगे। जब हम बात इथनोसेंट्रिसिज्म की करते हैं तो इथनोसेंट्रिसिज्म में एक बंदा जो होता है, चाहे वो राइटर हो, पॉलिटिशियन हो या कोई एक आम इंसान हो, जब वो इथनोसेंट्रिक बनता है तो he or she believes, he or she comes from a superior cultural background. His culture is superior than all other cultures of the world. तो ये चीजें हम शेक्सपियर में कहीं ना कहीं पाते हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको रूबरू करवाया। शेक्सपियर की एक लाइन मैंने आपके सामने रखी थी, किंग जॉन उसका एक प्ले है, उसमें वो लिखता है, कम द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इन आर्म्स वी शैल शॉक देम। यानी कि शेक्सपियर यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीन हिस्से जो दुनिया के हैं, चौथा हिस्सा उनका अपना मुल्क है, इवन ब्रिटेन अ स्मॉल कंट्री। वो बोलता है कि इस प्ले मैंने इन लाइन्स में, कम द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इन आर्म्स, आप आर्म्स के साथ आ जाओ, जो तीन हिस्से दुनिया के हैं, लेकिन फिर भी हम पे आप हावी नहीं हो जाओगे। वी विल बी विक्टोरियस इन द एंड, ours will be the कि उसका कहना है कि आप कितना भी जोर लगाओगे, हम we in the end we will win the battle against the three corners of the world, even though the three corners of the world are having equipments, military power, economy उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद शेक्सपियर बोलता है कि नहीं, तीन हिस्से जो दुनिया के हैं फिर भी हम से वो नहीं जीत पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक वो, जैसे हम ये बात कर रहे थे इथनोसेंट्रिसिज्म की, शेक्सपियर समझ रहा था कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत सुपीरियर है, हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है, फिलोसॉफी है, बाकी चीजें हम बहुत सुपीरियर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इवन हमने रिचर्ड सेकंड की भी बात की थी लास्ट लेक्चर के बारे में, जब इस प्ले के बारे में बात कर रहे थे कि रिचर्ड सेकंड में भी आपको कहीं कहीं दिख रहा है, ये हिस्टोरिकल प्ले है, 16th सेंचुरी में शेक्सपियर लिख रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे Shakespeare wrote his plays, even he was living during the Elizabethan era, that means 16th century England। 1600 ईस्वी में शेक्सपियर रह रहे थे, तब वो लिख रहा था, तब उसका उसका सोच ऐसे था। वो क्या लिख रहा है रिचर्ड सेकंड में, he writes there in this very particular play, Richard II, this royal thorn of kings, this sceptred isle, this earth of majesty, this seat of Mars, this little world, this precious stone set in the silver sea, this blessed plot, this earth, this realm, this England। तो यहाँ पे क्लियरली हम जब इस प्ले का मुताला करते हैं, मुआयना करते हैं, बड़े क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, इसका क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन देते हैं, बड़े गौर फिक्र से इन लाइन्स को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम वही उसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि शेक्सपियर to some extent he was an ethnocentric character। he believed इंग्लैंड का जो कल्चर है, इंग्लैंड जो है ये सुपीरियर है बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। उसका यही कहना है कि ये जो उसकी जो कंट्री है, ये जो उसका कहना है कि ये जो उनकी जमीन है ये बहुत अजमत का रुतबा रखती है। ये जो जमीन है ये कुदरत ने बनाई है, किस लिए बनाई है, क्योंकि ये कुदरत ने सेट की है हमारी कंट्री को टू रूल द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि देखो, एक जो राइटर होता है, we all know a writer is having uncommon sensibility। he hears, feels, observes more than there is to hear, feel and observe। यानी कि a writer is a keen observer of human life। he observes each and every aspect of human life very carefully, diligently। तो उसके बाद and at the same time a writer, he's not only a keen observer, at the same time he is a sensitive human being। he wants to he delves very deep into the, जैसे कहते हैं ना, into the soul of the things, जाना, तह तक जाना। तो एक जो राइटर होता है इसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती है। राइटर इज हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल। वो आपकी और हमारे दर्द बयान करता है, आपकी स्टोरीज को बयान करता है, जो आपकी इंसिडेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं ह्यूमन लाइफ में, उनको आपके सामने रखता है, चाहे वो इवेंट्स उसके साथ हो रहे हो या ना हो रहे हो। लेकिन एज वी नो, राइट एक अच्छी क्वालिटी वो ये भी होती है उनकी
कि वो दे आर फुली दे जब बोलते हैं ना कि जैसे वो एक राइटर होता है कॉम्प्रिहेंसिव सोल के साथ साथ ही इज हैविंग अ ब्रॉड पावर ऑफ इमेजिनेशन, उसकी जो इमेजिनेशन लेवल होती है ना ये बहुत दूर तक होती है। वन मोर इंपॉर्टेंट ट्रेट which a writer possesses which makes him a special creator, वो ये है कि he is a futuristic। एक जो राइटर होता है he is having that bent of psyche, those senses through which he senses predicts what is going to happen after 10 years, after 20 years। और जो एक हमने बात की थी जब हम ऐसे मुज़ामीन के बारे में पढ़ रहे थे, जॉर्ज ऑरवेल की बात की थी हमने हमने आपको बोला था कि उस लेक्चर में कि जो एक राइटर लाइक जॉर्ज ऑरवेल, उसने एक नॉवेल लिखी थी, नॉवेल 1984। उसमें वो प्रेडिक्ट बहुत सारी चीजों के बारे में वो प्रेडिक्शन देता है कि ये चीजें होने वाली हैं वर्ल्ड में, मे बी क्योंकि उस बुक का नाम ही वो रखता है 1984, लेकिन बुक कब लिखता है 1949 में, यानी कि 1949 में जॉर्ज ऑरवेल के पास ये पावर था, इतनी पावर ऑफ इमेजिनेशन थी, इतनी सलाहियत वो रखते थे, इतनी उसकी दूर तक नजर थी कि वो जान रहा था कि ये चीजें होने वाली है 1984 में। और आपको यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि वो चीजें 1984 में ही वो चीजें जिनके बारे में उन्होंने प्रिडिक्शन दी थी वही हो जाए, वो उसके बाद भी 10 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है, इवन दैट दोस थिंग्स कुड हैपन इवन आफ्टर 50 इयर्स। एक जो अच्छा राइटर होता है ये फ्यूचरिस्टिक होता है, ये विजनरी होता है, इसका जो विजन होता है वो बहुत ब्रॉडर होता है, इसकी नजर बहुत दूर तक होती है। चाहे हम जॉर्ज ऑरवेल की बात करें, विलियम शेक्सपियर की बात करें, जॉन मिल्टन की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, इवन पोइट्स लाइक टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स, अल्लामा इकबाल, टैगोर, इनकी जो विजन इनका था वो बहुत दूर तक था। ये प्रेडिक्ट इनके पास ये वी आर इन अ पोजीशन टू कॉल देम फ्यूचरिस्टिक राइटर्स। इवन मेरे पास मेरे दिमाग में एक और राइटर इस वक्त आ रहा है, रे ब्रैडबरी, जो एक अमेरिकन राइटर है। उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, रीड इट, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। इन दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी यू वुड कम टू नो, इस शॉर्ट स्टोरी में रे ब्रैडबरी लिखता है 2026 की दुनिया कैसे होगी। That is obviously after 3 years. We are now in 2023, यानी कि 1950s में रे ब्रैडबरी स्टोरी लिखता है जिसका नाम वो रखता है There Will Come Soft Rains। लेकिन उसमें 1950 में रे ब्रैडबरी के पास ये विजन है, इतनी इमेजिनेशन है, इतनी पावर ऑफ इमेजिनेशन उसके पास है कि वो प्रेडिक्ट कर सकता है 2026 की दुनिया कैसे होगी। It's a wonderful story. Go through it, read it carefully. You would come to know what kind of जब एक राइटर होता है वो एक फ्यूचरिस्टिक रियली होता है कि नहीं होता है। Even when you are going to read this particular story of Ray Bradbury, which is entitled as There Will Come Soft Rains, he predicts in this particular story कि जो एक 2026 की दुनिया होगी, इट वुड बी, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की होगी 2026 तक। बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें वो प्रिडिक्ट करता है कि ये चीजें होने वाली हैं, ऐसी दुनिया होगी। तो वो आप पढ़ लो स्टोरी, वो इट्स वंडरफुल स्टोरी, गो थ्रू इट, रीड इट, एंड यू वुड कम टू नो कि एक फ्यूचरिस्टिक राइटर हम एक राइटर कैसे फ्यूचरिस्टिक होता है, इसके पास कैसी पावर ऑफ इमेजिनेशन होती है। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं एक्चुअली राइटर जो होता है इसके पास बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, और जो ये क्वालिटीज इसके पास होती हैं, इसके पास पावर ऑफ इमेजिनेशन होती है सॉरी। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक जो राइटर होता है ये एक इसके पास इतनी सारी क्वालिटीज होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो राइटर एक ओपिनियन दे, उसकी जो थॉट्स हैं, जो उसकी ओपिनियंस है, व्यूज है बहुत सारी इश्यूज के बारे में, हमेशा वो ठीक हो, हमेशा वो सही हो। ये लेकिन डिपेंड करता है अब रीडर पे कि आप कैसे उसको जांच लोगे, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका मुताला कैसे करोगे, आप कहां पे फ्लॉज देखते हो। फॉर इंस्टेंस अभी हमने शेक्सपियर की बात की थी, ड्रामेटिस्ट लाइक शेक्सपियर इतने अच्छे ड्रामेटिस्ट रह चुके हैं। अभी हमने उसकी एक रिचर्ड सेकंड से कुछ लाइंस मैंने आपके सामने रखी है जिनमें हमने देख लिया है कि शेक्सपियर जो है वो इथनोसेंट्रिक था। वैसे ही थॉट हम इवन जॉर्ज ऑरवेल में भी पाते हैं। जॉर्ज ऑरवेल वी ऑल नो
कि एक फ्यूचरिस्टिक राइटर था, जस्ट व्हाइल बैक वी टॉक्ड अबाउट हिज नॉवल व्हिच इज एंटाइटल्ड एज 1984। इसमें आपको एक फ्यूचरिस्टिक राइटर दिखता है, वो उसने इवन कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लिखा था। उसने ये लिखा था कि ब्रिटेन नो मोर डिजर्व्स टू रूल ऑन द एशिया, बिकॉज वो एंटी इम्पेरियलिस्ट था। वो नहीं चाह रहा था कि कोई और मुल्क किसी और मुल्क पे राज करे, रूल करे। लेकिन जब हम जॉर्ज ऑरवेल के राइटिंग्स को देखते हैं, उनके वर्क्स को देखते हैं, इतने अच्छे राइटर, वो सपोर्ट करता है कि नहीं, जो इम्पेरियलिज्म है, जो कॉलोनियलिज्म है, वो उनके खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं उसमें देख रहे हो, इवन जॉर्ज ऑरवेल रोट एन एसे लाइक शूटिंग एन एलिफेंट, जिसमें वो बयान करता है कि जो बुर्मा है, नाउ इट्स बीइंग कॉल्ड म्यांमार, लेकिन वो तब जब ब्रिटेन रूल कर रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तब जॉर्ज ऑरवेल जो एक पुलिस ऑफिसर का काम कर रहे थे बुर्मा में, तब उन्होंने वहां पे देखा था कि जो बुर्मीज हैं, जो लोग म्यांमार में रहते थे, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। वो उनके उनके सपोर्ट में था। वो बोल रहे थे कि ये इन लोगों की जो डिमांड है, ये सही डिमांड है। ब्रिटिश के खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि हम जो जैसे लाइफ जीना चाहते हैं वैसे हम नहीं जी रहे हैं। लेकिन राइटर लाइक जॉर्ज ऑरवेल, he is not even free from this what you call bias, hatred, prejudice, यानी कि वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको आप बोलते हो, उसका भी कहीं ना कहीं आप जब आप उसकी राइटिंग्स को बड़े अच्छे से पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जॉर्ज ऑरवेल उसकी राइटिंग्स में आपको वो मिल रहा है कि वो भी एक इथनोसेंट्रिक दिख रहा है आपको। वो भी बिलीव करता है कि हमारा जो कल्चर है वो सुपीरियर है एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे उसने मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। उसने एक एसे लिखा है, इंग्लैंड यूर इंग्लैंड, यानी कि इस एसे का टाइटल ही रखा है उसने, इंग्लैंड यूर इंग्लैंड। दो इसमें वो बहुत सारी चीजों के बारे में बयान वो दास्तान रीडर्स के सामने लाता है। लेकिन इसमें वो एक जगह लिखते हैं कि व्हेन यू कम टू इंग्लैंड फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री, जस्ट कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी लाइन। क्या ऑरवेल इस जो मैं लाइंस आपके सामने रख रहा हूँ, आपको कहीं पे दिख रहा है कि ऑरवेल जो है ये इथनोसेंट्रिक है, ये कल्चरल इलिटिस्ट है? जब आप उसकी ये इंग्लैंड यूर इंग्लैंड ये ऐसे कर रहे हो ना, फॉर इंस्टेंस लेट मी रिकॉल हिज few lines from this England Your England, जो इसने ये ऐसे लिखा है। He writes in this essay, ऐसे वो लिख रहा है, ऐसे कुछ लाइन्स हैं जो when you come to England from any foreign country, you immediately sense a different air. The beer is bitterer, the coins are heavier, the grass is greener, the vastness of England swallow you up. We are a nation of flower lovers, economic liberty. It's a land where the bus conductors are good tempered and the policemen carry no revolvers. तो क्या यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है कि when you come to England from any foreign country, जब भी आप किसी दूसरे मुल्क से इंग्लैंड आते हो, you immediately sense a different air, यानी कि आपको ना सेंस हो रहा है, आप फील कर रहे हो कि कोई किसी दूसरे मुल्क में हम आ रहे हैं। हवा डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, बड़े होल जो सिनारियो है वो डिफरेंट है। वो लिख रहा है द कॉइन्स आर हेवियर, यानी कि अब करेंसी के बारे में लिख रहा है। द ग्रास इज ग्रीनर, द वास्टनेस ऑफ इंग्लैंड स्वेलो यू अप, वी आर अ नेशन ऑफ फ्लावर लवर्स। हम लोग जो है, हमारी जो ये कंट्री है, हम बहुत सारे इथनिसिटीज यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारी कास्ट जो है, वो जो लोग बहुत सारे बैकग्राउंड से रह रहे हैं। लेकिन हमारा जो ये हमारी जो डाइवर्सिटी है, लेकिन इसमें भी आप यूनिटी पाओगे। और फिर आगे लिखता है वी आर अ नेशन ऑफ फ्लावर लवर्स, हम फ्लावर से बहुत प्यार करते हैं। वी आर अ नेशन ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी, यानी कि हमारी जो कंट्री है ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है। इट्स अ लैंड वेयर द बस कंडक्टर्स आर गुड टेम्पर्ड, यानी कि अगर जो ही आप इस कंट्री में आते हो, इंग्लिस्तान जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, तो यहाँ पे जो बस कंडक्टर्स को आप देखते हो वो डिफरेंट, उनका टेम्परामेंट
डिफरेंट है, उनका करेक्टर डिफरेंट है। और फिर आगे लिखता है द पुलिसमैन कैरी नो रिवॉल्वर्स। तो जब हम इस ऐसे का मुताला करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जॉर्ज ऑरवेल जैसा राइटर, यानी कि उसमें भी वो कल्चरल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें भी है, वो भी समझ रहा है कि ब्रिटेन का जो कल्चर है वो सुपीरियर है एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी दुनिया से जो ब्रिटिश कल्चर है ये रेस्ट इट्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो एक राइटर होता है, हमने शेक्सपियर की बात की, हमने जॉर्ज ऑरवेल की बात की, ये इवन टेनिसन के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, हमने एक पोएम आपके सामने रखी थी। देखो ये बहुत बड़े राइटर्स हैं। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज का मुताला करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी अदब पढ़ते हैं, चाहे आप नॉवल पढ़ोगे, शॉर्ट स्टोरी पढ़ोगे, शायरी पढ़ोगे, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ोगे, मेमोइर्स पढ़ोगे, तो ये जो राइटर्स हैं, टेनिसन है, शेक्सपियर है, जॉर्ज ऑरवेल है, इनका आला मकाम है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये राइटर्स जो हैं इन्होंने भी कहीं ना कहीं दिखाया है, जाहिर किया है अपनी फीलिंग्स को, अपने जो इनकी इमोशंस हैं, वो इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स देयर होमलैंड, वो ये है कि ये इमोशनल अटैचमेंट इज, वो तो ठीक है, लेकिन जब आप ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाते हो कि आपका कल्चर, जब आप इथनोसेंट्रिक बनते हो, when you believe your culture is superior than all cultures of the world, तो वहां पे आप इथनोसेंट्रिक बनते हो। तो जब हम लास्ट टाइम हमने बात की थी टेनिसन की, वो लिखता है उस पोएम में देयर इज नो लैंड लाइक इंग्लैंड वेयर एवर द लाइट ऑफ डे बी। जस्ट आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो इन वाली लाइन्स पे, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि अगर आप ऐसे ही, हमने at the very beginning of our this lecture series we talked about denotation and connotation। हमने आपको इन चीजों से रूबरू करवाया, हमने आपको बोला है कि डिनोटेशन क्या है और कनोटेशन क्या है। डिनोटेशन भी ऑल नो, जब आप किसी चीज को पढ़ते हो आपको वही से मीनिंग समझ आती है, उसकी उसकी कोई छुपी हुई मीनिंग नहीं होती, उसको डिनोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसे ऑलमोस्ट डिनोटेशन ही है। कनोटेशन वी ऑल नो, जहाँ पे सिंबल्स का इस्तेमाल करता है राइटर, मेटाफर्स का इस्तेमाल करता है, इमेजरी का इस्तेमाल करता है, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करता है। तो वहां पे जो कनोटेशन में छुपी हुई मीनिंग होती है, वहां पे आपको बहुत तह तक जाना होता है, तो सो दैट कि यू वुड कम टू नो कि आप इसकी मीनिंग क्या है। वहां पे आपको मल्टीपल मीनिंग्स मिलते हैं टेक्स्ट में, लेकिन जो डिनोटेशन होती है वहां को आप सीधे ही आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है कि राइटर क्या बोलना चाहता है। जैसे हमने टेनिसन की बात की, वो लिखता है देयर इज नो लैंड लाइक इंग्लैंड वेयर एवर द लाइट ऑफ डे बी। इंग्लिस्तान जैसी सरजमीन कहीं पे नहीं है, चाहे दिन हो या रात हो, कहीं पे भी आप इंग्लिस्तान जैसी जमीन नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं टेनिसन जैसा राइटर, he too suffered from this what you call ethnocentrism, the belief of ethnocentrism। फिर आगे वो लिखता है there are no hearts like English hearts, अंग्रेज जैसे दिल कहीं पे नहीं मिलते हैं। such hearts of oak as they be, there are no men like Englishmen so tall and bold as they be। अंग्रेज जैसे मर्द आप कहीं पे नहीं देखोगे, क्योंकि उनकी हाइट अच्छी होती है, वो बोल्ड होते हैं, फेयर होते हैं। ये टेनिसन का कहना है। यानी कि जब आप इस पोएम का मुताला करते हो, जब आप इस पोएम को बड़े गहराई की नजर से देखते हो, तो आपको दिख रहा है टेनिसन जैसा राइटर, जिसको हम बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पोएट था विक्टोरियन एज का। विक्टोरियन एज वो एज है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहीं से स्टार्ट हो गया था। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इसी एज में ग्रो करना स्टार्ट किया था। ये वही एज है जिसके बारे में चार्ल्स डिकिंस, जो उसकी एक नॉवल है टेल ऑफ टू सिटीज, इवन चार्ल्स डिकिंस begins his novel A Tale of Two Cities with lines like these, it was the best of times, it was the worst of times। यानी कि ये जो एज है इस, यानी कि एजुकेशनली जो इंग्लैंड था वो बहुत ग्रो कर रहे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अंग्रेजों को ये जो महिलाएं थी उनको तालीम दी जा रही थी, उनको वोटिंग राइट्स दिए जा रहे थे। साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ग्रो कर रहा था इंग्लैंड। इवन इतना ही नहीं, जब हम पॉलिटिकली देखते हैं तो इंग्लैंड जो है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे रूल कर रहा था, यानी कि बहुत आगे था इंग्लैंड।
तो जब आप उस एज का मुताला करना चाहते हो, उस एज को पढ़ना चाहते हो, एक तरफ से आप तो फिर हिस्ट्री बुक्स का मुताला करना है, आपने बड़ी वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री बुक्स पढ़नी है। लेकिन व्हेन यू रीड पोएम्स ऑफ एल्फ्रेड टेनिसन, कुछ पोएम्स, वो भी कुछ स्टेंजास, वो एक स्टेंजा में आपको बयान करता है कि विक्टोरियन सोसाइटी क्या थी। ये मेन डिफरेंस होती है हिस्टोरियन और एक जो पोइट होता है या नॉवेलिस्ट होता है। एक हिस्टोरियन जो होता है वो क्रोनोलॉजिकली आपको बोलता है कि ये चीजें इस फलानी डेट पे हो गया था, ये इंसिडेंट ऐसे हुआ था। लेकिन जो राइटर होता है, जो पोइट होता है, वो आपको एक स्टेंजा में फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एज देता है, एक ही लाइन में, 2 लाइन में। तो अच्छा, बोलने यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, हम टेनीसन के बारे में आपसे ये बात करना चाहते हैं कि टेनीसन जैसा राइटर भी अपने मुल्क को ना सुपीरियर समझता है। ही टू बिलीव्ड कि इंग्लैंड का जो कल्चर है ये फार सुपीरियर है बाकी कल्चर से, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितने भी मुल्क हैं, एशियन कॉन्टिनेंट में जितने भी मुल्क हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनसे बहुत ज्यादा आगे है इंग्लैंड। चाहे वो कल्चरल पर्सपेक्टिव की बात करें हम, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो राइटर होता है, डियर लर्नर्स, यू विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, एक जो राइटर होता है इस ये क्या करता है, he observes so many things which is going on in around in his surroundings, और वो सुनता है, देख रहा है, फिर क्या करता है, उसके अपने थॉट्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में। वो ह्यूमन इवेंट्स को देखता है, इंसिडेंट्स उसके इर्द गिर्द हो रहे हैं, वो उन्हीं को कैप्चर करता है, फिर आपके सामने रखता है, फिर हमारे सामने वो लाता है, एक रीडर के पास लाता है। जो एक राइटर होता है इसकी ओपिनियंस होती है, इसकी व्यूज होते हैं, वो रीडर तक ही लाता है। लेकिन अब रीडर पे ये रिलाई करता है, दिस इज द सोल जॉब ऑफ अ रीडर टू जज whether the writer suffers from this biasness, whether the writer is suffering from this what you call ethnocentrism। क्या कहीं पे आपको लग रहा है एक जो राइटर है ये कल्चरल एलिटिस्ट है? तो जैसे मेरे को एक अच्छी एग्जांपल याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक राइटर रह चुका है, इवन वो जब ब्रिटेन रूल कर रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसका नाम है लॉर्ड मैकाउले, यानी कि उसका पूरा जो नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकाउले। एजुकेशनिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, स्टेट्समैन थे, राइटर भी थे। तो इसने एक बुक लिखी है मिनेटन एजुकेशन, 1835 में इसने एक बुक लिखी है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो एक लॉर्ड मैकाउले रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स इंडिया में, लॉर्ड मैकाउले जैसे ये यहाँ पे रह रहा है, यहाँ की देख रहा है, सोसाइटी को देख रहा है। लेकिन जब इसने बुक्स लिखी तो बुक्स में ना इस वहां पे आप बायस्ड देखते हो लॉर्ड मैकाउले को, क्योंकि ये एक जगह लिखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक जो राइटर होता है ना, ये जरूरी नहीं है कि ही इज राइट ऑल द टाइम। As I said at the very beginning of this lecture, a writer is not an absolute authority। जो भी कोई चीज वो रखता है आपके सामने, वो खाली अपनी ओपिनियन रखता है, फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम उस ओपिनियन को कैसे लें। हमने उसका मुताला करना, ये चीजें हो रही है, हमने देखना है कि एक जो राइटर होता है ये कल्चरल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से तो नहीं गुजर रहा है। जैसे हम लॉर्ड मैकाउले की बात कर रहे हैं, जैसे मिनट ऑन एजुकेशन इसकी एक अच्छी बुक मानी जाती है, उसमें वो एक जगह लिखता है इंग्लिश इज बेटर वर्थ नोइंग देन संस्कृत एंड अरबिक। यानी कि फिर से वही दिख रहा है, लॉर्ड मैकाउले जैसा राइटर वो लिख रहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इट्स फार सुपीरियर देन संस्कृत एंड अरबिक। यानी कि यहाँ पे आपको उसमें वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, आपको ये अपने कल्चर को सुपीरियर दिखा रहा है। इस बुक में लिख रहा है वो कि जो हमारा कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, ये बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डिफरेंट है। क्यों इसको ये लॉर्ड मैकाउले का जो कॉन्सेप्ट था, लॉर्ड मैकाउले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देख रहा था या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देख रहा था या इवन जो भी मुल्क है उसके मुल्क से बाहर, वो उनको समझ रहा था कि दे आर प्रिमिटिव, एंशिएंट, दे आर अनसिविलाइज्ड, unenlightened, unenlightened, वो uneducated लोग हैं। हम डिजर्व करते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं,
हम में वो ताकत है, कुवत है, हम ज़हीन लोग हैं, हम इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं, हम डिजर्व करते हैं इन कंट्रीज पे रूल करना। ये हमारी ड्यूटी है कि हम इनको तालीम दें, हम इनको सिखाएं कपड़े कैसे पहने, हम इनको सिखाएं कि लाइफ कैसी जीनी है। तो जब आप इवन व्हेन यू रीड लॉर्ड मैकावले's बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, जब आप इसने उसने एक बुक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इस बुक का मुताला जब आप करते हो, इस बुक में थ्रू एंड थ्रू आप लॉर्ड मैकावले को यही देख रहे हो, वो वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है, ये फार मोर अहेड, they are far more ahead, than rest of the countries of the world, vis-a-vis science and technology, politics, economics, what you call intellect, what you call philosophy, art, architecture, literature. तो चाहे वो साइंस की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, या मैथमेटिक्स की बात हो, लॉजिक की बात हो, इनको लग रहा था कि हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, वी आर रैशनलिस्ट सिविलाइजेशन, वी बिलीव इन लॉजिक, वी बिलीव इन एक्शन, वी आर नॉट फैटलिस्ट, वी डोंट बिलीव इन द वर्ल्ड ऑफ डॉगमेटिज्म एंड सुपरस्टिशियसनेस। हमारी जो सिविलाइजेशन है, हम बिलीव करते हैं एक्शन पे, हम बिलीव करते हैं चीजों को टेस्ट करने पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, ऑब्जेक्टिविटी पे, न्यूट्रलिटी पे। हम ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही सुपरस्टिशियस नहीं है। तो हम साइंस पे बिलीव करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करते हैं, टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं। तो इस सेंस में वो दिखा रहा है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उन्होंने इन चीजों में बहुत महारत है उनके पास, इन चीजों में ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन चीजों में बहुत महारत है, वो इन चीजों में बहुत आगे है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि राइटर लाइक लॉर्ड मैकावले, जब आप उसकी राइटिंग्स पढ़ते हो, उसकी बुक्स पढ़ते हो, आपको वहां पे दिख रहा है, आपको वहां पे दिखेगा एक राइटर जो है, उसमें कहीं ना बायसनेस होती है। वो ही टू सफर्स फ्रॉम इथनोसेंट्रिसिज्म, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक जो राइटर होता है, ही इज नॉट एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी। जरूरी नहीं है कि राइटर की हर एक राय ठीक हो। लेट मी रिकॉल फ्रेडरिक नीत्शे, जर्मन पोएट, फिलोसोफर, बड़ा अच्छा नाम, बड़े अच्छे फिलोसोफर माने जाते हैं 20th सेंचुरी के, फ्रेडरिक नीत्शे। इवन नीत्शे रोट अ बुक, जिस बुक का नाम है विल टू पावर। इस बुक में नीत्शे कहीं पे लिखते हैं, वुमन वन हाफ ऑफ मैनकाइंड इज वीक, टिपिकली सिक, चेंजेबल एंड इनकंसिस्टेंट। यानी कि इस बुक में जो विल टू पावर है, इस बुक में नीत्शे कहीं पे लिखते हैं, औरतों के बारे में लिखते हैं कि दे आर इनकंसिस्टेंट, दे आर चेंजेबल, यानी कि दे आर टिपिकली सिक, मेंटली सिक। तो जब हम, जरूरी नहीं कि हम इस चीज के साथ एग्री करें, जरूरी नहीं कि हम नीचे की इस बात को मान लें कि जो विमेन है, शी इज टिपिकली सिक, शी इज व्हाट यू कॉल वीक, बायोलॉजिकली या किसी और सेंस में जो नीचे का कहना है, मानना है। तो जैसे फेमिनिस्ट्स हैं, they don't agree with this statement of Nietzsche, क्योंकि हम पहले ही आपसे ये बात कर चुके हैं, एक जो राइटर होता है वो ओपिनियन रखता है। जरूरी नहीं कि हर दफा एक राइटर की ओपिनियन ठीक हो। तो स्टूडेंट्स, ये मैं जरूरी समझ रहा था ये इस इशू के बारे में बात करना, कि एक जो राइटर होता है ओपिनियन रखता है, अपने थॉट्स आपके सामने रखता है, और जरूरी नहीं कि वो थॉट्स, उसकी ओपिनियंस, उसकी व्यूज हमेशा ठीक हो। तो जो ये हम फिर बात करते हैं, अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डायरी, जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन मकसद जो आज के लेक्चर का हमारा है, वो डायरी है। जो डायरी, जहां तक डायरी की बात है, डायरी में जब हम डायरी पर नजर दौड़ाते हैं, इसका मुताला करते हैं, डायरी क्या है, डायरी किसको बोलते हैं, डायरी राइटिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, एक बंदा क्यों डायरी मेंटेन करता है, एक जो बंदा होता है उसको क्यों डायरी में लिखना पड़ता है, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हम डायरी पे नजर दौड़ाते हैं, डायरी जो है, डायरी में अंदराज या तहरीर, वाक़ात, लेन देन और मशाहदत को जाती नोयत के अंदाज में नोट करना है।
ये अपने जज्बात और ख्यालात के इजहार का एक तरीका है। डायरी रोजाना की बुनियाद पर या वक्फे वक्फे से लिखी जा सकती है, मुसन्निफ के मिजाज पर मुनहसर है। डायरी किसी शख्स की बेहतरीन दोस्त हो सकती है, क्योंकि ये इससे ऐसे फैसले किए जाने के खौफ के बगैर आजादाना इजहार ख्याल करने में मदद देती है। ये एक आजाद जज्बे की तरह इजहार के लिए एक रास्ता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम डायरी की बात करते हैं, डायरी क्यों बंदा लिखता है, डायरी की क्यों जरूरत पड़ती है, या व्हाट इज दिस डायरी राइटिंग। डायरी एंट्री जो है, डायरी राइटिंग जो है, इसमें क्या होता है कि एक डायरी आप मेंटेन करते हो। यू आर नोटिंग डाउन इवेंट्स, ट्रांजैक्शन, ऑब्जर्वेशंस इन अ पर्सनलाइज्ड वे। जैसे डायरी और बुक में क्या फर्क है, बुक और डायरी में ये फर्क है, जब आप बुक आप मार्केट में लेते हो और छपवाते हो, उसमें आप क्रोनोलॉजिकली लिखते हो, या ऐसे ही रैंडम थॉट्स आते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिख रहे हो। लेकिन जब हम डायरी की बात करते हैं, डायरी जो आप अपने एक पर्सनल डायरी होती है, उसमें क्या करते हो, जो भी आप चीज देखते हो, जो भी चीज आप ऑब्जर्व करते हो, जो भी चीज आपको दिलकश लगता है, आपको लगता है कि ये चीज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप पेन और आप कलम और डायरी निकालते हो और वहीं पे नोट डाउन करते हो। या आप ऐसे दिन में क्या देख रहे हो, फिर शाम में आप घर जाते हो, अपने रूम में बैठते हो, डायरी अपने सामने रखते हो और फिर आप नोट डाउन करते हो कि मैंने आज क्या काम किया है। डायरी का एक और मकसद ये है कि जब जैसे कल को आपको कोई और काम करना है, या 5 दिन के बाद आपको एक और काम करना है, आप डायरी में लिखते हो कि मैंने ये काम करना है। जब हम डायरी की बात करते हैं, आप व्हाई वुड यू मेंटेन दिस डायरी, यू नो, व्हाई वुड यू ज्वाइन दिस प्रोफेशन ऑफ डायरी राइटिंग। देयर इज अ रीजन। रीजन ये है कि यू वांट टू एक्सप्रेस योर ओन व्यूज, थॉट्स regarding so many things, whatever you observe in your surrounding। जो भी आपके आपके दिल में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, आप उनको कैप्चर करना चाहते हो, आप उनके बारे में लिखना चाहते हो। आप एक डायरी पे लिखते हो, पेन निकालते हो, डायरी निकालते हो, फिर नोट डाउन करते हो अपने जो आपके थॉट्स हैं, विचार हैं। A diary can be written on daily basis or at intervals, depending on the writer's mood। देखो, जो बुक होती है उसमें आपका ये है कि मैंने ये बुक कंप्लीट करनी है, मैंने इस यानी कि जो मेरा थॉट है, मेरा ये टॉपिक है, मैंने ये कंप्लीट करनी है। और आप कंटिन्यूअस बेसिस पे लिखना चाहते हो, आप जनरेट करते रहते हो आइडियाज को। डायरी में ऐसा नहीं है। डायरी में ये है कि आप डेली बेसिस पे भी लिख सकते हो, और जरूरी नहीं कि आप 6 दिन के बाद भी लिख सकते हो। यानी कि 6 दिन में क्या हो रहा था आपकी सोसाइटी में, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, आप क्या देख रहे थे, आप 6 दिन के बाद वो लिख सकते हो डायरी में। यानी कि डायरी राइटिंग में एक जो राइटर होता है, ये लिबर्टी पे होता है। इसका इस ये आजादाना, यू नो, जैसे वो फ्रीडम, ही इज एट लिबर्टी, वटेवर जो भी आप लिखना चाहते हो। और आप में इसमें ना आपको कोई बंदिश नहीं है कि बस आज ही लिखना है, कल लिखना है। आप 6 दिन के बाद भी लिख सकते हो, 10 दिन के बाद भी लिख सकते हो, सुबह भी लिख सकते हो, आप फिर आराम भी कर सकते हो, शाम में आप डायरी मेंटेन कर सकते हो फिर से। A diary can be a person's best friend, or it aids him her to express। A diary can be a person's best friend, or it aids him or her to express freely without the fear of being judged। अभी हम बात कर रहे थे जज करने का, अभी हम शेक्सपियर की बात कर रहे थे, जॉर्ज ऑरवेल की बात कर रहे थे, नीट्शे की बात कर रहे थे, लॉर्ड मैकाउले की बात कर रहे थे। जब उन्होंने बुक्स छपाई थी, उसके बाद एक रीडर तक पहुंची। जब हमने उन बुक्स का मुताला किया, मुताला करने के बाद हम इस नतीजे पहुंचे कि बायसनेस है इनका, खाली एक वो इनफरादी जो उनकी वो सोच थी, वो उसमें वो बायस्ड थी। लेकिन डायरी में आप ऐसे नहीं कर सकते। डायरी में आप जो है, इसमें जरूरी नहीं कि आपको जज किया जाए, क्योंकि आप अपनी दुनिया के बारे में लिख रहे हो, आप किसी और चीज के बारे में नहीं लिख रहे हो। तो इसमें जो राइटर होता है वो फ्री रहता है कि मेरे को रीडर्स जज नहीं करेंगे, कल को मेरे को जज नहीं करेंगे कि इसने गलत ओपिनियन दी, कि इसने ये लिखा था, इसने ऐसे लिखा था। तो इट इज वेंट फॉर एक्सप्रेसिंग लाइक अ फ्री इग्नाइटेड स्पिरिट। तो जब हम डायरी की बात करते हैं डियर लर्नर्स, या हम डायरी के अंदराज के कुछ अहम खुसूसियात पर तवज्जो मरकूज करते हैं। डायरी लिखते वक्त आपको मंदरजा ज़ैल चीजों का वाज़िह तौर पर जिक्र करना चाहिए।
अगर आप में से कोई डायरी मेंटेन करना चाहता है, आप में से कोई डायरी राइटिंग इंप्रूव करना चाहता है, डायरी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है, डायरी को मेंटेन करना चाहता है, डायरी राइटिंग जैसे लिखना चाहता है, तो आप कुछ चीजों प्लस आप कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है। जो डायरी राइटिंग में क्या होता है, ये आप चीजें नॉवल में नहीं देखते हो, पोइट्री में नहीं देखते हो, शॉर्ट स्टोरी में नहीं देखते हो। जो ये चीजें है, जैसे उसमें इंपॉर्टेंट एक चीज है, डायरी में क्या करते हो, पहला ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आप दिन लिखते हो ऊपर। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे कि डायरी राइटिंग कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल हम आपके सामने अभी रखेंगे। लेकिन ये आपके लिए है कि यू विल हैव टू रिमेंबर, if you want to improve your diary writing skills, if you want to become a diarist, अगर आप डायरिस्ट राइटर बनना चाहते हो तो किन चीजों का ख्याल रखना है। पहले ही जो ही आप राइटिंग लिखोगे, किसी चीज के बारे में लिखोगे, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो, पहले वहां पे डायरी राइटिंग में ये कुछ चीजें हैं जो जिनका यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है, और जिन चीजों का ख्याल रखना है आपको, वो ये है कि डायरी में पहले ही आप दिन लिखते हो कि आज कौन सा दिन है। 5 मिनट के लिए अगर आज आपने स्टार्ट किया लिखना किसी चीज के बारे में, यू राइट देयर टुडेज, ये दिन है आज। उसके बाद तारीख भी आप लिखते हो, क्योंकि आपको ये पहले से ही पता होता है कि मैंने 10 साल बाद 15 साल बाद ये डायरी देखनी है, तब मेरे को याद आएगा कि फलानी इरा में क्या मैंने लिखा था आज से पहले 10 साल, जून का महीना था, ऐसा डेट था, ये वाला टाइम था, जगह यही थी। तो आपको उससे ना वो याद जो आपकी वो मेमोरी है वो फ्रेश हो जाएगी। तो ये चीजें हैं, जगह का भी आप लिख सकते हो उसमें, और दाखिले का वक्त जिसको टाइम ऑफ एंट्री बोलते हैं, ये चीजें मेंटेन करता है एक डायरिस्ट राइटर जो होता है, जो डायरी लिखता है। क्या किन चीजों को उसको ख्याल करना पड़ता है, डे, डेट, प्लेस, टाइम ऑफ एंट्री। इन चीजों को आप गौर से मुताला इन चीजों का कर लो और आपको समझ आएगा कि डायरी क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप डे भी लिखते हो, डेट भी लिखते हो, जगह का नाम भी लिखते हो, आप कहाँ पे बैठे थे जब आपने ये डायरी में ये लिखा था, इस इंसिडेंट के बारे में लिखा था, टाइम भी लिखते हो उस वक्त आप टाइम भी मेंशन करते हो, नोट डाउन करते हो टाइम भी। तो आपको 10 साल बाद एक आपकी मेमोरी फ्रेश हो जाती है, हाँ ये हुआ था तब, मैंने ऐसे लिखा था, मैं इन हालात से गुजर रहा था, मैं इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, मेरे ये थॉट्स थे तब। तो डायरी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। वो ये है कि इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, इट इज अ पर्सनलाइज्ड अकाउंट, यानी कि आप आई फॉर्म में इसको लिखते हो, फर्स्ट फॉर्म नरेशन में लिखते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप लिख रहे हो, आई फॉर्म में, मैं अपनी डायरी लिख रहा हूँ, मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं किन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या मेरे क्या थॉट्स हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। इट शुड फॉलो द क्रोनोलॉजिकल पैटर्न, यानी कि अगर आज आप कुछ देख रहे हो, कल आप इससे आगे इस चीज को ना देखना चाहते हो, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल का दिन आप पहले लिखोगे, आज का दिन उसके बाद। तो क्रोनोलॉजिकल पैटर्न को आपको फॉलो करना है। An eye-catching heading can be given so that it highlights the topic about which you will be writing. ये आप एक टाइटल भी लिख सकते हो, ऊपर पेज पे लिख सकते हो कि आज मैंने ये देखा, कोई भी कुछ भी टाइटल हो वो आप लिख सकते हो। क्योंकि आप जब डायरी आपकी बहुत बड़े अच्छे से मेंटेन होती है, बहुत सारे पेजेस की होती है, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर विदाउट अ टाइटल आप रखोगे हर एक पेज को, फिर आपको पड़ेगा। क्योंकि जब आप कभी कभार आप जल्दी में होते हो, आप जल्दी से डायरी का मुताला करने चाहते हो, किसी चीज को रिविजिट करना चाहते हो, तो फिर आप टाइटल से उसको पहचान सकते हो। सो टाइटल या हेडिंग जिसको बोलते हो आप, इससे आपको ना एक आई, इससे आप बड़े अट्रैक्टिव सा वो जब आप डायरी में मेंटेन करते हो इवेंट्स, वो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। फिर द की टॉपिक शुड बी ब्रीफ एक्सप्लेन्ड। अगर आप किसी चीज के बारे में आप लिख रहे हो तो थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत साथ साथ में देने की है। Try to write an accurate description of the incident, experience, place or person. जैसे अगर आप डायरी लिख रहे हो, आप किसी चीज के बारे में लिख रहे हो, किसी बंदे के बारे में लिख रहे हो, या किसी जगह के बारे में लिख रहे हो, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, you will have to remember, you will have to give an accurate description of those events, those things, those objects which you are experiencing, which you are observing in your surrounding. क्योंकि उससे फिर लगता है कि इसमें ना वो
writer has depicted things truthfully with utmost sincerity. तो फिर उसमें एक रीडर तो होता है वो फिर इंटरेस्टिंगली उसको पढ़ता है। एक और इंपॉर्टेंट खासियत जो डायरी की है वो ये है, इट शुड गिव पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू द राइटर्स फीलिंग्स एंड इमोशंस, इट शुड ब्रिंग द बेस्ट ऑफ one's क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन। यानी कि आपने अपने विचार उसमें लाने, आपके जज्बात आपको डायरी में रखने। ऑब्वियसली जब आप डायरी मेंटेन करते हो वो सीक्रेट होती है, वो प्राइवेट होती है, उसमें आप लैंग्वेज का उतना ज्यादा ख्याल नहीं रखते हो, उसमें आप बड़े अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, आपके अपने जो इमोशंस होते हैं उसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हो। तो द राइटिंग शुड बी इंफॉर्मेटिव, you should write in a manner as if you have faced the situation you read. This is what I was talking about just a while ago, कि जब भी आप चीज लिख रहे हो, जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हो या जिस बंदे के बारे में आप लिख रहे हो, वो लगना चाहिए कि आपने खुद वो चीजें एक्सपीरियंस की है, आप उन चीजों से खुद गुजर रहे थे या आपने उन चीजों को खुद अच्छे से ऑब्जर्व किया है। यानी कि ट्रूथफुली, जैसे मैं अभी बोल रहा था, यू विल हैव टू पोर्ट्रे थिंग्स रियलिस्टिकली। आप बंदे जो रीडर है उसको लगना चाहे कि राइटर जो है इसने ट्रूथफुली इंसिडेंट्स इवेंट्स को रखा है। उससे क्या होता है कि जो रीडर होता है उसको इंटरेस्ट लगता है, फिर पढ़ने में मजा आता है, पढ़ने में वो बार बार पढ़ता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ना दिस यूज क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज। जब भी आप डायरी राइटिंग स्टार्ट करते हो, लिखना स्टार्ट करते हो, क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज। आपको बड़े हाइपरबोलिक लैंग्वेज नहीं लिखनी है, मेटाफर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कल को अगर आप पब्लिश करना चाहते हो, आपकी जो अपनी डायरी है वो समझ आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हो। लैंग्वेज शुड बी सिंपल, वेरी क्लियर लगना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज का एक मकसद क्या है, एम क्या है। कम्युनिकेशन का एक मकसद यह है कि जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, अपने थॉट्स को, हम जो आगे वाला बंदा होता है जिसको हम अपनी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उसको समझ आना चाहिए। अगर उसको समझ नहीं आएगा देन वी आर डिफीटिंग द पर्पस ऑफ अ मैसेज। सो मैसेज शुड ऑलवेज बी ब्रीफ, प्रिसाइज, क्लियर वर्ड्स होने चाहिए। जैसे वर्ड्स रस्टिक लैंग्वेज के बारे में लिखता है, सिंपल वर्ड्स होने चाहिए। द स्टाइल ऑफ राइटिंग शुड बी फ्रेंडली एंड कन्वर्सेशनल। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, शुड बी फ्रेंडली और एंड कन्वर्सेशनल। आप यानी कि जब रीडर पढ़ता है आपकी डायरी को, वो पढ़ना चाहता है, उसको अच्छे से समझ आना चाहिए कि आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो, आपने किन चीजों के बारे में लिखा है, आप क्या सोच रहे थे, उनको वो समझ आना चाहिए। You can end the day's diary entry with your signature, as it validates your writing and adds a personal touch. इन चीजों का पहले आप ख्याल रखोगे। पहले जो डायरी होती है ये फर्स्ट फॉर्म नरेशन में होती है। आप अगर आप डायरी मेंटेन कर रहे हो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। एक पेज पे आपने लिखा, फिर आपको उसके आगे जाना है, आज क्या इंसिडेंट हो गया है आज की डेट पे रखना है, कल क्या इंसिडेंट हो रहा है आप ऑब्जर्व करोगे, आपको कल के डेट पे रखना है। ऐसे नहीं कि कल का डेट आप आज लाओगे और आज का फिर 3-4 दिन के, वो क्रोनोलॉजिकल पैटर्न में नहीं रहता है। फिर तो हेडिंग भी आप रख सकते हो, क्योंकि कल को आपको इजीली आइडेंटिफाई होता है या रीडर को आइडेंटिफाई होता है कि ये जो डायरी है, ये जो इंसिडेंट किसके बारे में है। और आपको हर एक इवेंट कोशिश करनी है ट्रूथफुली। You will have to depict each and every incident, truthfully, with utmost sincerity, realistically. तो जो भी आप लिख रहे हो, बंदे को लगना चाहे कि आपने वो चीजें खुद फील की है, एक्सपीरियंस की है। लैंग्वेज आपको सिंपल रखनी है। और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, डायरी में आप अपना एक सिग्नेचर रख सकते हो, उससे वैलिडेट होता है, एथोराइज होता है कि ये राइटिंग आप ही की है, ये डायरी आप ही की है, ये चीजें आपने ऑब्जर्व की थी। जैसे मैं आपके सामने ये एक छोटी सी एग्जांपल रख रहा हूं आपको दिखाने के लिए। डेली डायरी राइटिंग जो है 5 मिनट के लिए मैं इसमें लिख रहा हूं। 24 जून 2023 का दिन है, मंडे का दिन है, 1 बजे का टाइम है। डियर डायरी, तो समझाने के लिए ये एग्जांपल रखिए।
5 मिनट के लिए क्या है कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि डायरी राइटिंग जो होती है एक पेज पे कैसे लिखी जाती है। ये जो मैं पहले क्या लिखता हूँ, मैं डेट लिखता हूँ। अच्छा, फिर मैं दिन लिखता हूँ, आज कौन सा दिन है। फिर मैं टाइम भी लिखता हूँ। उसके बाद में डियर डायरी, यानी कि जो मेरी अपनी डायरी, इसको मैं डियर डायरी में इसको एड्रेस करता हूँ। फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, टुडे आई विजिटेड माय ओल्ड स्कूल, इट ब्रॉट बैक सो मेनी मेमोरीज, आई वॉकड थ्रू द halls remembering all the good times I had there. I even ran into some of my old teachers. They were all so happy to see me. It was a great to walk down memory lane, but it also made me realize how much I have grown since then. I'm so grateful for my education and all the opportunities my school gave me. I'm definitely going to visit school again or very soon. तो जैसे मैं, आज का दिन है, कल का दिन था, ये इससे पहले 2 दिन मैं स्कूल जाता हूँ, जो जहाँ पे मैंने तालीम हासिल की है। तो मैं वहां जाता हूँ, तो मैं प्लान बनाता हूँ स्कूल जाने का। मैं फिर स्कूल जाता हूँ जहाँ पे मैंने अर्लियर एजुकेशन हासिल की है। जो जो ही मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी मेमोरेबल मोमेंट्स आती हैं, जो मैंने वो वक्त वहां पे गुजारा है, कुछ लम्हात वहां पे गुजारे थे, वो मेरे दिमाग में ना फ्रेश हो रहे हैं। क्योंकि मेरे को आई वॉक थ्रू द हाउस, जो भी मैं वहां से चल रहा था, मेरे को याद आ रहा था कि मैं भी इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ रहा था जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। हमारा क्लासरूम वो है, रिमेम्बरिंग ऑल द गुड टाइम्स। हम गेम्स का खेला करते थे, हम लंच वहां किया करते थे। तो ऐसी चीज जो है मैं स्कूल की थी, क्योंकि मैं आपको डायरी राइटिंग के बारे में समझा रहा हूँ। डायरी राइटिंग क्या है, आप डायरी राइटिंग को कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं मंडे के दिन है, जा रहा हूँ, मंडे का दिन है, मंडे के दिन मैं स्कूल जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने अर्लियर एजुकेशन हासिल की थी। तो फिर मैं वो जो वहां पे मैं चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फिर मैं वो चीजें मेंटेन करना चाहता हूँ अपनी डायरी में। मैंने क्या क्या देखा वहां पे, या मैं खुद क्या फील कर रहा था। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने ऐसे इंसिडेंट्स को आगे लाना है, आपने इंसिडेंट्स को ऐसे रीडर के सामने रखना है, उसको लगना चाहिए कि यू हैव फेस्ड दिस सिचुएशन, यू नो जैसे आपने खुद एक्सपीरियंस किया है ये सिचुएशन। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको भी फील हो रहा होगा कि हाँ, अगर ये इसने ये डायरी में मेंटेन किया है, ये स्कूल जाने का, एक दिन स्कूल जा रहे हैं, तो फिर मैं वहां पे लिख रहा हूँ। फिर मेरे ओल्डर जो वहां पे टीचर्स थे, पुराने जो टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को पढ़ाया था, फिर मैं उनसे मिला, उनसे मुलाकात की, उनसे हैंडशेक्स की, उनके साथ गपशप किया, उनके साथ बातें की, उनकी लाइफ के बारे में मैंने जानने की कोशिश की, उन्होंने मेरे लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने फिर मेरे हाल मेरे यानी कि पूछने की कोशिश की, क्या चल रहा है आजकल, लाइफ कैसे जा रही है। मैंने उनके साथ डायलॉग किया, कन्वर्सेशन की। वो मेरे को देख के बहुत खुश हुए, मैं भी उनको देख के बहुत खुश हुआ। तो अब मेमोरी में मेरे को जो अर्लियर एजुकेशन मैंने हासिल की थी, when I was studying in kindergarten और मे बी 9th मैट्रिक तक जो मैंने एजुकेशन हासिल की थी, उसी स्कूल में मैं जा रहा हूँ। फिर मैं वो लेन्स देख रहा हूँ, बिल्डिंग देख रहा हूँ, मैं बहुत सारी चेंजेस वहां पे पा रहा हूँ। तो मैं हर एक मोमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आज कैसी चेंज आई है वहां पे, तब कैसा स्ट्रक्चर था। फिर मैं वो लिख रहा हूँ अपनी डायरी में। तो ये चीजें हैं, ये आपको मैं इसके बाद 1 साल के बाद भी पढ़ सकता हूँ इसको। तो फिर मैं टाइटल कुछ भी रख सकता हूँ, वन डे आई विजिटेड माय ओल्ड स्कूल, या कुछ भी टाइटल रख सकते हैं। फिर जैसे ये बात कर रहे थे डेट का, इवन जब हम टाइम के बारे में लिखते हैं तो फिर मेरी मेमोरी फ्रेश हो जाती है। हाँ, तब लंच टाइम था जब मैं स्कूल गया था, टीचर स्टूडेंट्स दे ऑल वर डूइंग लंच, दे वर सिटिंग इन अ लॉन, खा रहे थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर लास्ट में आप अपना नाम रख सकते हो, जो भी आपका अपना नाम है, आप शॉर्टर फॉर्म में निक नेम भी रख सकते हो। तो जब हम डायरी की बात करते हैं, डायरिस्ट जो है, जो डायरी राइटिंग है, इस पे एनालिस मैरी फ्रैंक, जब हम ये जो है ना, ये फेमस डायरिस्ट राइटर है, इसका जन्म हुआ था 1929 में और इसकी जो डेथ हुई थी 1945 में। इसको फेमसली हम बोलते हैं एनी फ्रैंक। इसने एक डायरी लिखी थी, ठीक है। उस डायरी एनी फ्रैंक, पहले हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे जानने की कि हु वाज दिस एनी फ्रैंक।
एनी फ्रैंक जो है, शी वाज अ ज्यूइश गर्ल born in हिटलर्स नाजी जर्मनी, यानी कि ज्यूइश गर्ल होती है एनी फ्रैंक। इसका जो जन्म होता है, कब होता है, ये वही दौर है जब हिटलर रूल कर रहा था जर्मनी पे। हर डायरी रिवील्स द ट्रॉमा एंड एगनी ऑफ द हॉलोकॉस्ट। अभी हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी अपनी, कि मैं स्कूल गया था, मैंने वहां पे क्या क्या पाया, मैंने वो अपनी डायरी में मेंटेन किया। अब जो एनी फ्रैंक की डायरी है, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, क्योंकि हम अभी 1929 में इसकी बर्थ होती है, इसकी डेथ 1945 में होती है, यानी कि बहुत कम अरसे तक एनी फ्रैंक इस दुनिया में रही है। तो अब उसकी डायरी, जब हम उसकी डायरी पे नजर दोहराते हैं, उसकी डायरी को हम पढ़ते हैं, वहां से हमें यही मिलता है, इट रिवील्स द ट्रॉमा एंड एगोनी ऑफ द हॉलोकास्ट। यानी कि इस डायरी में एनी फ्रैंक किसके बारे में लिख रही है, हॉलोकास्ट के बारे में लिख रही है, हिटलर्स नाजी जर्मनी के बारे में लिख रही है। हिटलर, उसका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स ज्यूइश पीपल, उसने उनको कितना सताया, परसिक्यूट उन्होंने परसिक्यूशन उनको करवाया, वो he murdered number of Jews, countless Jews when he was ruling Germany। तो वो जो एक सानिया हुआ था, वो जो हिटलर का एटीट्यूड था टुवर्ड्स ज्यूइश पीपल, इस डायरी में एनी फ्रैंक वही हर एक किस्सा इस डायरी में वो मेंटेन करके रखती है। फिर वो लिखती है उनकी लाइफ कैसे गुजर रही थी, हिटलर की जो जर्मनी थी, हिटलर का जो नाजी रूल था, उनका क्या एटीट्यूड था टुवर्ड्स ज्यूइश पीपल। हर डायरी गिफ्ट टू हर ऑन हर 13th बर्थडे वाज नेम्ड किटी। यानी कि जो एनी फ्रैंक ने डायरी लिखी थी, उसको पॉपुलरली इट्स पॉपुलरली नोन एज किटी बाय हर एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम जून। यानी कि इस, जब हम किटी, जो एनी फ्रैंक की जो डायरी है उसको हम किटी बोलते हैं, क्योंकि जब हम एनी फ्रैंक की इस डायरी राइटिंग को पढ़ते हैं, वो हमेशा वहां पे लिखती है डियर डायरी, डियर किटी। तो इसमें वो मेंटेन करती है कौन से इंसिडेंट्स, 1942 से लेके 1944 तक उसने क्या देखा था, क्या हो रहा था उसके इर्द गिर्द। These 2 years of her life spent in hiding with her family in a secret annex in Amsterdam to escape Nazi persecution also coincides with the height of World War II। यानी कि जब हम एनी फ्रैंक की इस डायरी राइटिंग का मुताला करते हैं, वहां पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, एनी फ्रैंक जो है उसने 1942 से लेकर 1944 तक जो इंसिडेंट उसने देख लिए थे, वही उसने इस डायरी में कैप्चर किए थे। और उसने जो मेंटेन कब की थी डायरी, तब वो कहां पे रह रहे थे, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स को बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो फैमिली थी, जब ज्यूज को परसिक्यूट किया जा रहा था, जब हिटलर इनको मार रहा था, ज्यूज को, बड़ा क्रूअल एटीट्यूड था टुवर्ड्स ज्यूज पीपल हिटलर का। तो फिर बहुत सारों ने उन्होंने माइग्रेशन की। तो जो एनी फ्रैंक की फैमिली है, उन्होंने भी माइग्रेशन की थी, कहां की तरफ, नीदरलैंड की तरफ। और फिर वो 2 साल वहां तक हाइडिंग में रहे, छुप के उन्होंने वो लाइफ गुजारी थी वहां पे। फिर वो उसी लाइफ में वो क्या देख रही थी, हिटलर का क्या एटीट्यूड था, वो इस डायरी में वो मेंटेन कर रही है। एनी फ्रैंक डाइड इन अ कंसंट्रेशन कैंप आफ्टर देयर हाइडआउट वाज डिस्कवर्ड बाय द गेस्टापो इन 1944। यानी कि 1944 ये माइग्रेट हो गए थे नीदरलैंड्स में, तब फिर से जर्मनी ने कब्जा किया था नीदरलैंड्स पे। जो भी हिटलर के उसके जो अपने रूलर्स थे, उसके ऑफिसर्स थे, उन्होंने पकड़ दकड़ की, उन्होंने मारना स्टार्ट किया था ज्यूइश पीपल को। तो फिर अल्टीमेटली बहुत सारे ज्यूइश पीपल को फिर मार दिया गया था। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड अ हॉलोकास्ट। एक बहुत बड़ा सानिया रह चुका है हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में, जब हिटलर रूल कर रहा था जर्मनी पे। क्योंकि वो बहुत उसने बहुत क्रूअल एटीट्यूड के साथ वो पेश आ रहा था ज्यूइश पीपल के साथ। एनी फ्रैंक भी एक ज्यूइश थी, तो उसकी फिर डेथ होती है कंसंट्रेशन कैंप में, क्योंकि जहां पर वो रह रही थी, हाइडिंग में थी। जहां तक एनी फ्रैंक की डायरी की बात है, फ्रेंड्स फाउंड हर डायरी इन द एटिक ऑफ द हाइडआउट एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय हर फादर अटो फ्रैंक अंडर द टाइटल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यानी कि जो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम रखा गया था किसकी डायरी को, एनी फ्रैंक की। उसको फिर पब्लिश किसने करवाया था, उसके फादर ने, जिसका नाम था ऑटो फ्रैंक।
तो इस डायरी, Anne Frank's diary is a remarkable book, a book that speaks truthfully about one of the most despicable chapters in human history, the Holocaust. एनी फ्रैंक की डायरी एक काबिल जिक्र किताब है, एक ऐसी किताब जो सच्चाई से बात करती है, इंसानी तारीख के सबसे नफरत अंगेज बाबों में से एक, जिसको होलोकास्ट बोलते हैं, जब जूइश लोगों को मार रहे थे नाजी, हिटलर, हिटलर था। अच्छा, अभी हमने बात की थी डायरी के बारे में। It's like an autobiography or a memoir. It belongs to the autobiographical genre of writing. It's a literary form in which the writer maintains a regularly kept record of his or her own life and thoughts. यानी कि एक डायरी जो होती है ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म नरेशन में होती है। डायरी में एक बंदा क्या करता है, वो चीजों को महसूस कर रहा है, अपने थॉट्स, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो चीजों को कैसे देख रहा है, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, या इवन उसकी अपनी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, उन्हीं चीजों को डायरी में मेंटेन करता है। देन name diary is derived from the Latin word dies, meaning days, which makes clear the day-to-day nature of the writing. यानी कि डायरी को हम on daily basis maintain करते हैं। In a diary, to avoid the monotony of a monologue, the writer often invents a fictional addressee, a recipient of the words that are created. यानी कि आपको डायरी, आप एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट करते हो, आप लिख रहे हो डियर डायरी, डियर क्रिटी, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है, आप उसको फिर बोल रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है। जैसे द फ्रेज डियर डायरी और एज एनी फ्रैंक्स क्रिस्टनिंग ऑफ हर डायरी किटी हेल्प्स द राइटर अवॉइड द पेन ऑफ राइटिंग इन वैक्यूम। जैसे जो एनी फ्रैंक है, वो अपनी डायरी को क्या लिख रही है, डियर डायरी, और किटी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, किटी के नाम से वो उसको रखता है। आप डायरी को कुछ भी नाम चूज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डायरी के बारे में जानने की कोशिश की। अभी हमने और डायरी के बारे में ही बात करेंगे, और इसमें एक राइटर क्यों डायरी की तरफ जाता है, क्यों वो डायरी को मेंटेन करता है, व्हाई इज डायरी राइटिंग इम्पोर्टेंट, इन वाली चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आप इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।